नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक भूगोल पर हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। आज हम कुछ नए और बेहद दिलचस्प क्षेत्रों में गोता लगाने वाले हैं। तो आज हम कहां-कहां चलेंगे? देखिए, हम शुरुआत करेंगे मिर्जापुर और आजमगढ़ से, फिर बस्ती और देवीपाटन की तरफ बढ़ेंगे, इसके बाद गोरखपुर और अयोध्या को देखेंगे और आखिर में राज्य के कुछ जो नए जिले बने हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल, दो ऐसे क्षेत्र जो इतिहास और अपनी अनोखी पहचान से भरे हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिर्जापुर की। अब देखिए, ये इलाका सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी एक प्रशासनिक इकाई भर नहीं है। असल में ये पूरे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक बिंदु है। तो इस मिर्जापुर मंडल में 3 जिले आते हैं। एक तो खुद मिर्जापुर है, दूसरा सोनभद्र और तीसरा है भदोही, जिसे संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि पूरे भारत का समय कैसे तय होता है? यहीं से, मिर्जापुर से। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो यही मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कमाल है ना? और समय की ही बात करें तो सोनभद्र हमें बहुत बहुत पीछे ले जाता है। यहीं पर उत्तर प्रदेश का इकलौता, जी हाँ, एकमात्र जीवाश्म पार्क यानी फॉसिल पार्क है। यह हमें इस इलाके के प्राचीन अतीत की एक जबरदस्त झलक देता है। चलिए अब मिर्जापुर से आगे बढ़ते हैं आजमगढ़ मंडल की तरफ, एक और ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी एक अलग पहचान और एक लंबा इतिहास रहा है। मिर्जापुर की ही तरह आजमगढ़ मंडल में भी 3 जिले हैं। कौन कौन से? मऊ, बलिया और तीसरा खुद आजमगढ़, जो इस मंडल का हेडक्वार्टर भी है। आजमगढ़ सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक इतिहास भी है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर महान ऋषि दुर्वासा का आश्रम हुआ करता था, और वो भी तमसा और मसूरई नदियों के पवित्र संगम पर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बस्ती और देवीपाटन मंडलों को जानेंगे। इनके इतिहास और भूगोल पर खास तौर से ध्यान देंगे। तो हमारा अगला पड़ाव है बस्ती मंडल, एक ऐसा क्षेत्र जिसके प्रशासनिक इतिहास में हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं। इस मंडल में 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। और ये मंडल बना था 1997 में। इससे पहले ये गोरखपुर मंडल का ही एक हिस्सा हुआ करता था। बस्ती में 2 बहुत ही प्रमुख जगहें हैं। एक तो बस्ती जिला खुद कुआनो नदी के किनारे बसा है, और दूसरा है मखौटा धाम, जो मनोरमा नदी पर है। ये एक पवित्र स्थल है और कहा जाता है कि यहीं पर राजा दशरथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ किया था। देखिए, इस पूरे इलाके के भूगोल को जो चीज़ परिभाषित करती है वो हैं यहाँ की नदियाँ। सरयू, जिसे घाघरा भी कहते हैं, और राप्ती जैसी बड़ी नदियाँ यहाँ से होकर बहती हैं, जो यहाँ की ज़मीन और लोगों की जिंदगी को एक आकार देती हैं। ठीक है, बस्ती के बाद अब चलते हैं देवीपाटन मंडल की ओर, जिसका मुख्यालय गोंडा में है। इस मंडल में 4 जिले आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। जैसा मैंने बताया, इसका हेडक्वार्टर गोंडा में है, और गोंडा का एक पुराना नाम भी है, गोनर्द। गोंडा का एक और बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। ये योग के महान प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली है। और बस्ती की ही तरह देवीपाटन में भी नदियों का एक बहुत बड़ा जाल है, जो इस क्षेत्र की खेती और जीवन शैली के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जिसमें हम 2 और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंडलों को देखेंगे, गोरखपुर और अयोध्या। तो अब हम पहुंच गए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े केंद्र, गोरखपुर। ये शहर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर मंडल में 4 जिले आते हैं। एक तो खुद गोरखपुर है, फिर महाराजगंज, कुशीनगर, ये वही जगह है जहां माना जाता है कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, और चौथा है देवरिया। अब ये जो तारीख आप देख रहे हैं 1903, ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। क्यों? क्योंकि 1903 में ही देवरिया के प्रतापपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे पहली चीनी मिल लगाई गई थी। सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी उस समय। इसने इस क्षेत्र में औद्योगिकरण की नींव रखी और यहाँ की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, नदियाँ यहाँ भी एक अहम भूमिका निभाती हैं। राप्ती, रोहिणी और गंडक कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो इस उपजाऊ क्षेत्र से होकर बहती हैं। हमारी ये यात्रा अब हमें अयोध्या मंडल तक ले आई है। इस मंडल को अक्सर पूर्वांचल
यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस मंडल में 5 जिले हैं: अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर। और जैसा कि बताया गया है, इसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं और सुल्तानपुर जिला गोमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या का तो हर कोना पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में ऐसी जगहें हैं जो सीधे रामायण की कहानियों से जुड़ी हैं, जैसे विजयपथु, महावीर और घोपाप, जहां कहा जाता है कि भगवान राम ने तपस्या की थी। चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के उन जिलों पर जो हाल के वर्षों में बनाए गए हैं। हम इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि 1990 के दशक के बीच में उत्तर प्रदेश का नक्शा कैसे बदला। देखिए, फरवरी 1995 में हमीरपुर से महोबा बना, फिर सितंबर 1995 में अयोध्या से अंबेडकर नगर, 1997 में तो कई जिले बने। अप्रैल में प्रयागराज से कौशांबी और मुरादाबाद से अमरोहा, फिर मई में अलीगढ़ और मथुरा के हिस्सों से हाथरस और बांदा के कुछ हिस्सों से चित्रकूट। और इन नए जिलों में से हर एक की अपनी एक कहानी है। जैसे कौशांबी से यमुना नदी बहती है, अमरोहा का नाम पहले ज्योतिबा फूले नगर था जो 2012 में बदला गया, और हाथरस को भी एक नया नाम दिया गया था, महामाया नगर। तो जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश के इन प्रशासनिक मंडलों की यात्रा की, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि ये जो सीमाएं हैं, ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं होती। ये किसी भी क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों, उसकी बदलती प्राथमिकताओं और उसकी लगातार विकसित होती कहानी को दर्शाती हैं। अगली बार तक इसी तरह खोजबीन करते रहिए।